गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अंकित यादव। देखिए, अभी कई प्रकार की वैकेंसी आने वाली हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया है, उसे पास भी कर दिया गया है। 8000 वैकेंसी आने वाली है लेखपाल की। उसी के साथ साथ वैकेंसी आने वाली है बच्चा यूपीएसआई की, और आगे बता दूं तो आगे कम से कम 50,000 के लगभग वैकेंसी आएंगी सुपर टेट की। तो ये उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो मैं आपको इन सब में एक बात बता दूं, अगर जीएस में देखा जाए तो सभी एग्जामों में भूगोल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आज हम अपनी इस क्लास में, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हम लोग बात करेंगे लेखपाल के लिए, उसके लिए आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी पर। देखिए, ज्योग्राफी पर हम लोग बात करें, जरा समझिए ध्यान से। हम आपके सामने एक शब्द लिखते हैं, जिस शब्द को देखिए, अभी शब्द लिखा मैंने आपके सामने भूगोल। देखिए, अंग्रेजी भाषा में देखा जाए तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ज्योग्राफी। क्या प्रयोग करते हैं बच्चा? ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना, आपको देख रहा है। एक शब्द आपका ज्यू, दूसरा आपका ग्राफी। अगर ज्यू शब्द को देखा जाए तो इसका जो आपको यहाँ पर अर्थ मिलने वाला बच्चा, इसका जो अर्थ मिलेगा समझ लीजिएगा, ये अर्थ है आपका पृथ्वी। जबकि इस शब्द का जो अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ होता है वर्णन। देखिए, हम लोग अपने अगर पृथ्वी की बात करें, किसकी बात करें बच्चा? पृथ्वी की। देखिए, पृथ्वी की हम लोग बात करें तो इस पृथ्वी का जो वर्णन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूगोल। अब देखिए, भूगोल शब्द कहाँ से आया ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो देखिए, मैं भूगोल शब्द के बारे में बता दूं तो भू का मतलब याद रखना, भू का मतलब हो गया पृथ्वी, और गोल का मतलब गोल। क्लियर है कि नहीं है? पृथ्वी कैसी है? गोल। ये शब्द बिल्कुल कैसा है? गलत। तो यहाँ पे मेरी बात समझ लीजिए, पृथ्वी गोल नहीं है। कभी भी गलती से एग्जाम में ये उत्तर लगा के मत आइएगा कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो यार ना, पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति तुमसे कभी पूछी है तो आप लोग उत्तर लगाइएगा वहाँ। पृथ्वी की आकृति कैसी है? अंडाकार। कैसी है? अंडाकार। हमारे पृथ्वी की आकृति कैसी है? अंडाकार। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। क्लियर है कि नहीं है? तो इसकी आकृति आप लोग कभी शब्द के अनुसार उत्तर मत लगाइएगा। ये ज्योग्राफी शब्द दिया। अब ये ज्योग्राफी शब्द किसने दिया तो मैं इस शब्द के बारे में आपको बता दूं। ये शब्द देने वाले जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था एरोटोस्थनीज। याद रखना, एरोटोस्थनीज साहब ये यूनान के दार्शनिक हैं। यूनान के कौन है भैया? दार्शनिक। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मैं बता दूं, ज्योग्राफिया नाम से एक बुक लिखी थी बच्चा। ज्योग्राफिया नाम से क्या लिखी थी? बुक। और इसी ज्योग्राफिया में उसने पृथ्वी के कई स्थानों का वर्णन किया था। पृथ्वी के कई स्थानों का उन्होंने क्या किया था? वर्णन किया था। और वर्णन करते हुए जब देखा गई, जब स्थलों का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया पर किया, इसलिए इसका अध्ययन क्या बन गया भाई? ज्योग्राफी। अब हिंदी वाले लोगों ने इसे अपनी देवनागरी भाषा में क्या बना दिया? भूगोल बना दिया। जबकि इन्होंने कैसा बना दिया? गलत। क्योंकि भू का मतलब होता है पृथ्वी, हिंदी में पृथ्वी कभी गोल नहीं है। पृथ्वी की आकृति कैसी है भाई? आप लोग उत्तर बताएंगे, अंडाकार है। आज से 4.6 अरब पूर्व पृथ्वी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। तो आपसे कभी पूछा जाए कि ज्योग्राफिया शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो उत्तर वहां पर कौन क्रिएट करेंगे आप लोग अपनी परीक्षा के लिए? एरोटोस्थनीज। एरोटोस्थनीज नाम का यूनानी दार्शनिक है। तो यूनानी दार्शनिक है, यूनान के दार्शनिक है। इन्होंने शब्द दिया था भैया, शब्द दिया था। और कौन सा शब्द दिया था तो आप लोग बताएं कौन सा शब्द दिया है? ज्योग्राफी शब्द दिया। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आगे होगी। अब मैं आपको आगे कुछ बातें बता दूं उसके बारे में जानकारी के लिए। ये शब्द मिला आपको, शब्द दार्शनिक। तुमसे पूछा है दार्शनिक शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थों को समझते चलिए, बातें अपने आप आसान हो जाएंगी। अगर तुमसे कभी पूछा है दार्शनिक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मैं तुम्हें बता दूं, संसार का वह व्यक्ति जो विज्ञान और भगवान दोनों को मानता है, विज्ञान और भगवान दोनों को मानता है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा दार्शनिक। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए हम लोग फिलोसफर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? और इसमें के अंतर्गत जो पुस्तकें होती उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र। और तुमसे कभी पूछे दर्शन शास्त्र का, तुमसे और कभी कोई क्या पूछे भाई पिता, तो उत्तर बताइए दर्शन शास्त्र का जो पिता है बच्चा, उसे हम लोग बोलते हैं अरस्तु। तो तुमसे पूछा जाए दर्शन शास्त्र का पिता कौन है? अरस्तु। दार्शनिक का अर्थ क्या होता है? वह व्यक्ति जो विज्ञान, ध्यान से सुन लीजिए बात को, विज्ञान प्लस भगवान दोनों को मानता है, उसे हम लोग बोलते हैं
दार्शनिक। और दार्शनिक शास्त्र का पिता किसे बताओगे? अरस्तु। तो ये एक दार्शनिक थे, कौन? एरोटोस्थनीज, जिन्होंने एक ज्योग्राफिया नामक पुस्तक लिखी, जहीं से यहाँ से ज्योग्राफी शब्द बना, और हिंदी लोगों वालों ने इसे क्या नाम दे दिया? भूगोल, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल कैसा नाम है? गलत, क्योंकि भूगोल का मतलब ये है कि भूगोल का मतलब पृथ्वी कैसी है? गोल, जबकि पृथ्वी कैसी है? अंडाकार। ये आप लोग बात बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? ये छोटी बात बताई। तो यहाँ से एक प्रश्न आप लोग अपनी परीक्षा के लिए याद रखेंगे कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, तो उत्तर बताएंगे एरोटोस्थनीज। देखो ज्योग्राफी में हम लोग अगर जनक की बात करें, किसकी बात करें? जनक की, तो आप लोग उत्तर लगाइएगा हिकेटियस। हिकेटियस, क्लियर है कि नहीं? ये सब दिख रहा है आपको, हिकेटियस, हिकेटियस। तुमसे पूछा जाए ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है बच्चा, किसे कहा जाता है ज्योग्राफी का जनक? तो उत्तर बताएंगे हिकेटियस को कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, तो उत्तर बताएंगे हेरोडोटस ने दिया। 2 बातें और ये 3 बातें, और हम लोगों ने यहाँ पे 4 बातें परीक्षा की दृष्टि से देखी, आप लोगों को दिख रहा होगा। पहली बात शब्द की देखी, दूसरी बात जनक की देखी, फिर दार्शनिक शास्त्र के जनक की बात देखी, और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? अंडाकार है। ये बात होगी। लेकिन अगर कभी तुमसे पूछा जाए वर्तमान जनक, वर्तमान जनक, क्या पूछा जाए आपसे वर्तमान जनक, तो आपको वहाँ उत्तर बताना है ज्योग्राफी का जो वर्तमान जनक है बच्चा, उसे बोलते हैं हम लोग हेम्बोल्ट। क्या बोलते हैं? हेम्बोल्ट। वर्तमान इसका जनक किसे बताओगे आप लोग? हेम्बोल्ट। और हेम्बोल्ट के द्वारा कॉस्मोस, इनके द्वारा कॉस्मोस नामक पुस्तक की रचना की गई। कॉस्मोक नामक पुस्तक की रचना की गई। तुमसे पूछा जाए कॉस्मोक नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो उत्तर क्या बता देंगे? हेम्बोल्ट। अब यहाँ से कुछ जानकारी समझ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चा, जब तक एरोटोस्थनीज और हिकेटियस जैसे लोग थे तब तक केवल इतना ही माना जाता था कि मात्र पृथ्वी का अध्ययन कर लो तो भूगोल हो जाता है। लेकिन जब हेम्बोल्ट जैसे वैज्ञानिक आए, जिसे वर्तमान में जनक कहा जाता है, या कह सकते हैं आधुनिक जनक कह सकते हैं, एक शब्द और जोड़ लीजिएगा हमारी तरफ से आप, आधुनिक जनक। तो आधुनिक जनक ज्योग्राफी का जो आधुनिक जनक है बच्चा, वो कौन है? हेम्बोल्ट। हेम्बोल्ट ने कौन सी पुस्तक ली? कॉस्मोस। याद रखना, कॉस्मोस के अनुसार यहाँ देखा जाए तो हेम्बोल्ट साहब का कहना है कि पृथ्वी नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन, पृथ्वी नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन, सुनिए मेरी बात को, पृथ्वी नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कुछ और बातें मैं आपको बताऊं तो आप लोग एक बात और समझ लीजिएगा। जैसे एक प्रश्न और बनता है आपसे, देखिए जरा, प्रश्न बनता है मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक, शब्द समझ लेंगे पहले मानव भूगोल। अब ये मानव भूगोल क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी किसी मानव को पृथ्वी के वातावरण में रखकर उसकी सभी क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मानव भूगोल। क्लियर है कि नहीं? जबकि मानव भूगोल का जो जनक मिलेगा आपको, वो आपको नाम याद रखना, रेटजेल या रेटजोल, कहीं नाम मिलता है, तो रेटजेल या रेटजोल, ये नाम लोग याद रखेंगे। मानव भूगोल का कौन है? जनक। क्लियर है कि नहीं है? ये प्रश्न आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन तुमसे कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए, जैसे मैंने कहा कि वर्तमान में सिद्ध हो गया कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? अंडाकार है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? अंडाकार। लेकिन तुमसे पूछा जाए किसने कहा पृथ्वी गोल है, किसने कहा पृथ्वी गोल है, तो उसमें आप लोग उत्तर बताएंगे किसने कहा था बच्चा? अरस्तु ने कहा था। तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु जो आपकी पृथ्वी है वो कैसी है? राउंड है, यानी कैसी है? गोल। तो ये आप लोग बातें इतनी याद रखिएगा। ये तो मैं आपको भूगोल के शब्द के बारे में बता रहा था, एकदम बिल्कुल परीक्षा के लिए। देखिए, अगर आप लोग किसी भी एक अच्छी किताब को देखेंगे तो अच्छी किताब वाला कम से कम ऊपर से लेकर नीचे तक लिस्ट बना के रखे होगा, और ऊपर से नीचे तक लिस्ट क्या बनाई होगी? ये इस प्रकार से लिस्ट बनाई होगी कि देखिए इसके जनक, इसके जनक, इसके जनक है। लेकिन बच्चा, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एग्जाम निकालना है। क्या निकालना है? एग्जाम। तो हम लोग अपने एग्जाम के लिए देखेंगे कितने प्रश्न हमारी परीक्षा के लिहाज से क्या हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये बात हमने आप लोगों से क्लियर की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बातों को देखते हैं। जरा देखिए, तो ये बात क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बता रहा हूँ, जरा इन बातों को ध्यान दीजिएगा।
देखिए बच्चा, अगर हम लोग देखें तो ये हमारी है पृथ्वी, क्या है बच्चा हमारी ये, बोलो सर पृथ्वी। देखिए पृथ्वी की मैं आपको जानकारी बताऊं एक बात, कि पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई थी, पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई थी। अब देखिए पृथ्वी 2 भागों में कैसे बटी हुई थी, तो आप लोग बताइएगा। पृथ्वी में एक जल भाग था और दूसरा पृथ्वी में कैसा भाग था, आप लोग बताएंगे स्थल भाग था। ये हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में कितने भाग थे आप लोग बताएंगे सर? पृथ्वी में 2 भाग थे, एक तो स्थल भाग था, दूसरा कौन था, जल भाग था। देखिए पृथ्वी के जल भाग को हम लोग नाम देते थे बच्चा पैथालासा, पैथालासा। तो तुमसे कभी पूछा जाए पृथ्वी का जल भाग क्या कहलाता है, तो आप लोग बताइएगा पृथ्वी का जल भाग कहलाता पैथालासा, जबकि पृथ्वी का स्थल भाग कहलाता बच्चा पेंजिया। क्या कहलाता है, पेंजिया। ये बात समझिएगा। पृथ्वी का जल भाग, देखिए ये पूरा जल भाग है, क्लियर है कि नहीं है? ये पूरा जल भाग है, और थोड़ा समझाने के लिए बना दे रहा हूं मैं, कुछ बातें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक, ये पृथ्वी कैसा भाग है भाई, जल भाग है। ये पृथ्वी कैसा भाग है, जल भाग, जबकि पृथ्वी का कैसा भाग है, स्थल भाग। ठीक, इस बात को बताने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वैगनर साहब। ठीक, वैगनर साहब ने हमको ये बातें बताई, और अकॉर्डिंग टू वैगनर साहब कहते हैं कि जो आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, इसकी उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई। ये बात आप लोग जानिएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू वैगनर साहब पहली बात कहते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति होती है ये 4.6 अरब वर्ष पहले हुई। ऐसा माना जाता है कि ये सूर्य से टूटने वाला एक पिंड था, और काफ़ी समय बाद जब ये ठंडा हो गया तो एक ग्रह के रूप में इसने क्या ले लिया, रूप ले लिया। ये घटना कब की थी, 4.6 अरब वर्ष पहले की। वैगनर साहब कहते हैं कि जो आप लोग पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हो, पृथ्वी के 2 भाग थे, एक पृथ्वी का जल भाग था, दूसरा पृथ्वी का क्या था, स्थल भाग। तो आप लोग बताइएगा, पृथ्वी के जल भाग को वैगनर साहब नाम देते हैं पैथालासा, जबकि पेंजिया को नाम देते हैं स्थल भाग। अब देखिए इस पेंजिया से ही सभी प्रकार के बच्चा बनेंगे महाद्वीप। क्या बनेंगे, महाद्वीप। जबकि इससे क्या बनेंगे भाई, महासागर। क्या बनेंगे, महासागर। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो आपको भाग मिल रहा है, ये सब कौन सा भाग होगा, ये कौन सा भाग होगा, जल भाग, जिसे हम लोग नाम देंगे पैथालासा। जबकि स्थल भाग है, इससे हम लोग क्या नाम देंगे बच्चा, पेंजिया। क्लियर है कि नहीं, ये बात क्लियर होगी। अब मैं आपको बताऊं, कुछ समय बाद पृथ्वी की प्लेटों में हलचल हुआ, और पृथ्वी का जो ये पेंजिया वाला भाग था, पृथ्वी का जो बच्चा पेंजिया वाला भाग था, ये जो भाग मैंने आपको दर्शाया था, ये 2 भागों में टूट गया, और बीच में भी पानी भर गया, और ये बीच का स्थान कहलाया बच्चा टैथिस सागर। क्या कहलाया, टैथिस सागर। और ये जो स्थल भाग मैं आपको यहाँ बता रहा था, जिसे आप लोग क्या नाम दे रहे थे, पेंजिया, इसके भी 2 टुकड़े हो गए। ऊपर वाला भाग कहलाया बच्चा अंगारा लैंड। क्या कहलाया, अंगारा लैंड। नीचे वाला भाग क्या कहलाया बच्चा, गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। तो देखिए हम लोगों ने बात की कि पेंजिया से महाद्वीप की उत्पत्ति हुई है, तो अगर अंगारा लैंड की हम लोग बात करें बच्चा, अंगारा लैंड की हम लोग बात करें, इन बातों को समझ लीजिए, आगे बहुत काम देंगे। ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है कि परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं, आपकी परीक्षा में वैसे पूछता है पृथ्वी का जल भाग क्या कहलाता, उत्तर बताइए पैथालासा। सभी प्रकार के महासागर की उत्पत्ति किससे हुई, तो उत्तर बताइए पैथालासा। पृथ्वी का स्थल भाग क्या कहलाता, पेंजिया। पेंजिया के कितने भाग हैं आप लोग बताइए, 2 भाग, एक तो अंगारा लैंड, दूसरा कैसा है, गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड के बारे में बताऊं तो अंगारा लैंड से जो महाद्वीप बनते, एक महाद्वीप बनता बच्चा यूरेशिया। क्या महाद्वीप बनता आप लोग बताएंगे, यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब देखें तो हम लोग बात कर सकते हैं यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया। अब दूसरी बात करें जो तीसरा अब यहाँ पे बनता है वो है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हम लोगों ने बात की, एशिया महाद्वीप की बात की, यूरोप महाद्वीप की बात की। तीनों के तीनों जो महाद्वीप हैं ये पेंजिया से उत्पत्ति होती है। किस पेंजिया से, तो आप लोग बताएंगे अंगारा लैंड से, क्योंकि पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता है,
अंगारा लैंड कहलाता है, ये उत्तरी भाग है। ये कैसा भाग है भाई? दक्षिणी भाग है। जबकि मैं गोंडवाना लैंड की बात करूं, यहाँ पर गोंडवाना लैंड की बात करूं तो यहाँ आपको मिलेगा पहले अफ्रीका महाद्वीप, ठीक, फिर आपको यहाँ मिलता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर आपको मिलेगा बच्चा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्लियर है कि नहीं है, और फिर आपको मिलेगा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये जो आपके 4 महाद्वीप मैंने आपको बताए, कितने महाद्वीप बताए? 4। इन चारों की चारों महाद्वीप की जो उत्पत्ति होती है, इन सब की उत्पत्ति हम लोग कहाँ से कराते हैं? गोंडवाना लैंड से। जबकि बीच का भाग क्या कहलाया? टेथिस सागर। तो मेरा यहाँ पे आपको बताने का प्रयास ये था, तो आप लोग यहाँ पर जाने कि टेथिस सागर क्या होता है। तो आपको पता चला टेथिस सागर क्या है। तो याद रखना, जब पेंजिया के 2 टुकड़े हुए तो मध्य का भाग क्या कहलाया? टेथिस सागर कहलाया। क्लियर है कि नहीं है? अंगारा लैंड से कौन कौन महाद्वीप है ये मैंने बताया, गोंडवाना लैंड के कौन कौन से महाद्वीप है ये मैंने बताया। और एक सिंपल बात और बता दूं मैं आपको जानकारी के लिए, ये अपना बच्चा अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक। यहां से महाद्वीप से एक टुकड़ा टूटा तो यहां पर आया, जिसे हम लोगों को नाम दिया मेडागास्कर। और इसी से एक टुकड़ा टूटता है जो इस प्रकार से जन्म लेता है, ये हमारा होता है बच्चा दक्षिण भारत। क्लियर है कि नहीं है? यहां पर हम लोग देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी। यहाँ पर हमें मिलेगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक। इनका निर्माण भी किससे हुआ? गोंडवाना लैंड से। तो आपसे ये प्रश्न बनेगा कि दक्षिण भारत का निर्माण किससे हुआ? गोंडवाना लैंड से। जबकि उत्तर वाला जो भारत है, विंध्याचल पर्वत से ऊपर वाला जो भारत मिलता है, वो किससे बना भाई? अंगारा लैंड से। अब जो हम लोग आगे आज इंडियन ज्योग्राफी पर बच्चा बात करने वाले हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेशीय पर्वतों से। तो उत्तर प्रदेशीय पर्वतों में से हमें मिलता हिमालय। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, आप लोग जानते हो कि हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो आप लोग बताएं टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति होती है। जब हिमालय की उत्पत्ति बच्चा टेथिस सागर से होती है, हिमालय की उत्पत्ति बच्चा टेथिस सागर से होती है, तो हम लोग देखेंगे कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, क्योंकि हम लोगों ने आज आपको बताने का प्रयास किया कि टेथिस सागर क्या है। तो ऊपर वाले भारत की उत्पत्ति हुई है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ऊपर जो भारत आता है, इस सबके या इसके ऊपर जो पर्वत पठार मिलेंगे, सबकी उत्पत्ति किससे मानोगे तुम लोग? टेथिस सागर से। जबकि यहाँ पर जो है ये टूटे हुए हिस्सा है, सब किसके हैं भैया? अफ्रीका के। क्लियर है कि नहीं है? जिसे हम लोग अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्लियर है कि अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अंध महाद्वीप 2 प्रश्न बनते हैं, क्योंकि मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। तुमसे कभी पूछ लिया जाए कि अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, तो उत्तर वहां आप लोग बताओगे अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन तुमसे कभी पूछा जाए अंध महासागर किसे कहते हैं, क्लियर है कि नहीं है? अंध महासागर किसे कहते हैं, तो आप लोग वहां पर उत्तर क्रिएट करेगा। अंध महासागर के नाम से जाना जाता है अटलांटिक महासागर को। ये मैंने छोटी सी आपको बात बताई। तो दक्षिण भारत किसका हिस्सा है, तो आप लोग बताएं गोंडवाना लैंड से। और इसी गोंडवाना लैंड से कोयला निकाला जाता है। तो 2 बात समझ लीजिए। तो गोंडवाना लैंड का जितना भी हिस्सा होगा बच्चा, ये सब किस प्रकार के पर्वत पर होंगे या पर्वत श्रेणियां होंगी, तो आप लोग बताना प्राचीन होंगे। लेकिन तुमसे पूछा जाता है कभी कभी, तुम बोलते हो सर निम्नलिखित में से कौन सा नवीन पर्वत है, तो याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पकड़ लो, सारी बात क्लियर है। गोंडवाना लैंड से जितने भी पर्वत बनेंगे सारे के सारे प्राचीन होंगे। क्लियर है कि नहीं है? दूसरी ट्रिक और समझ लो मेरे हिसाब से, अरावली पर्वत श्रेणी में तुम लोगों ने चोटी तो देखी होंगी, लेकिन कोई ऊंची चोटी नहीं देखी होगी। जीवन में अगर किसी भी पर्वत की या पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी पढ़ो तो समझ जाना कि वह नवीनतम है। क्लियर है कि नहीं है? कभी भी कोई भी बात हो, एटलस की बात करें हम लोग, किलिमंजारो की हम लोग बात करें, हिमालय की बात करें, इनकी तुम लोग ऊंची चोटी वगैरह पढ़ते हो, तो इनकी ऊंची चोटी पढ़ते हो तो ये कैसे हैं? नवीन। जिनकी ऊंची चोटियां नहीं होती वो सब कैसे होते हैं? प्राचीन होते हैं। ये भी बात मेरी याद रखिएगा। तो मैंने इतने प्रश्न बताए, हो सकता अब ऐसा कोई भी प्रश्न अभी तक नहीं बताया जो किसी ना किसी एग्जाम में आया ना हो। आप लोग देखिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है?
ये बात बताई मैंने। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी पर। देखिए बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, अगर बातें क्लियरिटी से समझ में आ रही हैं, लग रहा है कि परीक्षा में यही आना है और इसके अलावा कुछ नहीं आना, प्रश्न यहीं से आने परीक्षा में, तो प्लीज़ चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो और अधिक से अधिक शेयर कर दो, क्योंकि हम लोग पैसा तो अभी आपसे ले नहीं रहे। यदि गुरु दक्षिणा किसी रूप में आप चुकाना चाहते हो तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब देखिए अगली बात हम लोग बात करें भारतीय भूगोल। बच्चा भारतीय भूगोल की हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ हमें देखना पड़ता है भारतीय भूगोल में भौतिक प्रदेश का विभाजन। अब भौतिक प्रदेश का विभाजन कैसे करेंगे या किस प्रकार से हम लोग बात करेंगे, तो भारतीय भूगोल में हमने कहा कि भौतिक प्रदेश का विभाजन, भौतिक प्रदेश के विभाजन का जो हमें अर्थ समझना है, यहाँ पे जो मतलब निकालना है, ये केवल इतना है कि भारत के भूगोल का अध्ययन कितने वर्गों में बांटकर किया जाता है। अगर मैं इस बात को पूरे समझाने का प्रयास करूँ तो हम लोग सारणी से देखेंगे, जरा देखिएगा किस प्रकार से हमारी बात होगी। अगर हम लोग पहले नंबर पर देखें बच्चा, ठीक, अकॉर्डिंग टू बच्चा एनसीईआरटी, ठीक, ये हम लोग एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे। और एनसीईआरटी क्या कहती है, देखिए ध्यान से शब्द को समझिए। पहले तो उसने बांटे उत्तर पर्वत क्षेत्र, ठीक, जिसमें आपको उत्तर पर्वत क्षेत्र में जिसमें आपको चीज मिलेंगी, एक मिलेगा आपको हिमालय, ठीक, दूसरा मिलेगा आपको ट्रांस हिमालय, तीसरी बात मिलेंगी आपको हिमाचल की पहाड़ियाँ, हिमाचल की पहाड़ियाँ क्या मिलेंगी बच्चा, हिमाचल की पहाड़ियाँ। तो हिमाचल की पहाड़ियाँ ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात जब मैं आपको बताऊंगा तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे मैदान, क्योंकि हिमालय है बच्चा, हिमालय में कई प्रकार के ग्लेशियर हैं। अब ग्लेशियर से निकलेंगी नदियाँ, नदियों से क्या बनेगा, मैदान। तो अध्ययन किसका करना पड़ेगा हमें, मैदान। दो बातें हो गई, ठीक। तो उत्तर पर्वत क्षेत्र में हम लोग इन तीन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये बात मेरी एक हो गई। ये बात हम लोगों ने दूसरी कर ली। अब हम लोग यहाँ तीसरी बात करेंगे, तो तीसरी बात है रखना मरुस्थल। अब ये नया जोड़ा गया है, ठीक। तीसरी बात में क्या, मरुस्थल। अभी जो एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी थी, पुरानी एनसीईआरटी में केवल 5 प्रकार से भौतिक विभाजन किया जाता था, वहाँ पे मरुस्थल नहीं होता था, लेकिन अब मरुस्थल को जोड़ा गया। क्लियर, जहाँ 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे हम लोग मरुस्थल कहते हैं, आप लोग जानते हैं आराम से। क्लियर है कि नहीं है। चलिए दूसरी बात समझते हैं। तीसरी बात हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तटीय प्रदेश की, तटीय प्रदेश, ठीक। तटीय प्रदेश क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है कि नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे द्वीपीय भारत की, द्वीपीय भारत, ठीक, यानी भारत के द्वीप की बात करेंगे। इसके अलावा जो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ये बात करेंगे हम लोग प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीप भारत। क्लियर है कि नहीं, कौन सी बात करेंगे हम लोग, प्रायद्वीप भारत। तो ये हमारा 4 हो गया, ये अपना 5 हो गया, इतना क्या हो 6। तो जीवन में कभी आपसे पूछा जाए या इस प्रकार से प्रश्न आपसे कभी कर दिया जाए कि भारतीय भूगोल में भौतिक प्रदेश का विभाजन कितने वर्गों में किया गया, तो आप लोग बताना कितने वर्गों में किया गया। तो आप लोग बताएंगे सर 6 भागों में किया गया। इससे पहले जो आप एनसीईआरटी या पुरानी किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 5, लेकिन मरुस्थल नहीं दिया होगा, ये बात आप लोग जानिएगा। अब उत्तर पर्वत क्षेत्र में हमें हिमालय, ट्रांस हिमालय और हिमाचल की पहाड़ियाँ पढ़नी होती हैं, जबकि हम लोग इसमें बात करें तो मैदान पढ़ेंगे, क्योंकि नदियों के द्वारा मैदान बनेगा। वह क्षेत्र, चाहे याद रखना आप, वो क्षेत्र कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा नहीं कि राजस्थान में ही मरुस्थल है। क्लियर है कि नहीं, राजस्थान अकेले मरुस्थल नहीं, हिमालय के जो पीछे वाला क्षेत्र है वो भी एक प्रकार का मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ भी हिमालय पड़ जाता है और वहाँ से मानसून पवनें नहीं चल पाती हैं, उस साथ वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर हम लोग इसे मरुस्थल घोषित कर देते हैं। जैसे अब जो एशिया में ओलंपिक होते हैं तो वहाँ पर इसी प्रकार से आइस हॉकी का आयोजित किया जाता है, क्योंकि वो शीत मरुस्थल कहलाते हैं। तो जहाँ 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी तो नाम क्या दे दोगे तुम लोग, मरुस्थल। तटीय प्रदेश की हम लोग बात करते हैं, द्वीपीय प्रदेश की बात करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे। तो इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी बातों को आप लोग याद कर लो, फिर हम लोग आपको समझाते हैं कि उत्तर पर्वत क्षेत्र क्या होता है, मैदान क्या होता है, मरुस्थल क्या होता है, तटीय प्रदेश क्या होता है, द्वीपीय भाग क्या होता है
और प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। क्लियर है कि नहीं है? इस बात का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग सारी बातें बताते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चा एक एक चीज पर। पहले देखते हैं उत्तर पर्वत क्षेत्र। बच्चा उत्तर पर्वत क्षेत्र की हम लोग बात करें तो आप लोग जान लीजिएगा ठीक। तो देखिए यहां से लेकर बच्चा ये हम लोग देखेंगे, यहां से लेकर ये क्षेत्र होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ हम लोग बात करेंगे जम्मू की। तो यहाँ पर जो जितनी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग पर्वत श्रेणी देखेंगे तो ये मिलेगी हमको ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। क्लियर है कि नहीं है? ऊपर हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे बच्चा, ये मिलेगा हमको पामीर का पठार, पामीर का पठार ठीक। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुनकुल की पहाड़ियाँ, पामीर का पठार जिसे हम लोग विश्व की छत कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं। क्लियर कि नहीं है? यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो विश्व की छत कहने का मतलब देखो पूरा हिमालय को ढकने का प्रयास कर रहा है, देखो हिमालय से ऊपर है ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको मिलेगा महान हिमालय। इसके नीचे हम लोग आकर देखेंगे तो ये हमें मिलेगा मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसके और नीचे हम लोग आकर देखने का प्रयास करेंगे तो ये मिलेगा हमको शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। क्लियर है कि नहीं है? ऊपर वाला हिस्सा हमारा ट्रांस हिमालय कहलाएगा, जिसकी जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, यहाँ पर आपको मिलेगी कैलाश पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं। और ये उत्तर प्रति भाग की हम लोग बात करते हैं, यहाँ मिलती है बच्चा कुनकुल की पहाड़ियाँ, पामीर का पठार, ये मिलेगा आपको हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला जो आपको मिलने वाली आप लोग बताएंगे अफगानिस्तान। कहाँ मिलेंगी? अफगानिस्तान पर मिलेंगी। और इसी हिंदू कुश पर्वतमाला में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यहीं पर स्थित बच्चा खैबर दर्रा। कैसे स्थित बच्चा? खैबर दर्रा। इसी खैबर दर्रे से जितने भी भारत में लोग आते हैं, इसी खैबर दर्रे से के जितने भी भारत में लोग और पश्चिमी लोगों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, भारत में कहाँ से आए? खैबर दर्रे से आए। और खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित आप लोग बताएंगे? हिंदू कुश पर्वतमाला। फिर ये जुड़ी पामीर की पठार को, जिसे बच्चे हम लोग विश्व की छत कहते हैं, विश्व की छत, या हम लोग कह सकते हैं इसे हम लोग कहते हैं एशिया की छत। क्या बोलते हैं बच्चा? एशिया की छत कहा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एशिया की छत कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? ये देखिए ये श्रेणी में आपको बता दूं जानकारी के लिए, श्रेणी को बिल्कुल याद रखें, काराकोरम श्रेणी। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चा तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। अब तिब्बत के पठार से आप लोग बात समझिएगा। देखिए ये काराकोरम पर्वत श्रेणी जो आपके ट्रांस हिमालय की हिस्सा है, ये पामीर के पठार को बच्चा, पामीर के पठार को तिब्बत के पठार से जोड़ती है। इसलिए इस काराकोरम पर्वत श्रेणी को मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसलिए बच्चा इस काराकोरम पर्वत श्रेणी को हम लोग जो नाम देते हैं बच्चा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए, इसे एशिया की रीढ़ कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? मेरुदंड कहते हैं, एशिया का मेरुदंड कहते हैं। अगर एशिया का मेरुदंड कभी विकल्प में ना मिले, एक बार आरएस की परीक्षा की बात बताऊं, उसने कहा तिब्बत का मेरुदंड किसे कहते हैं, तो आप लोग थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा तो आपको उत्तर सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कुनकुल की पहाड़ियाँ, ये मैंने आपको बताई हमारा हिमालय है, महान हिमालय बच्चा, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पड़ते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। तो आप लोगों को पता चला होगा ये बात कौन सी हो गई। क्लियर है कि नहीं है? चलिए ये बात आप क्लियर हो गई, इसको जरा नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये देखिए दक्षिण भारत है बच्चा। क्लियर है कि नहीं है? ये हम लोग दक्षिण भारत की बात करेंगे। क्लियर है? यहां पर हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये अलग होता है विंध्याचल से,
विंध्याचल पर्वत श्रेणी से अलग होता है। ठीक, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से अलग होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इस प्रकार से बना दूँ बच्चा, इस प्रकार से बना दूँ तो हम लोग इसे नाम देते हैं प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीपीय भारत। डेफिनेशन देखते हैं, जब भी कोई स्थल भाग, सुनिए ध्यान से, जब भी कोई स्थल भाग, कैसा भाग बच्चा? स्थल भाग। जब भी कोई स्थल भाग, सुनिए ध्यान से, जब भी कोई स्थल भाग, जिसे कोई स्थल भाग है और चारों तरफ से, सुनिए ध्यान, सॉरी, कोई भी स्थल भाग तीन तरफ से कोई भी स्थल भाग, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कोई भी स्थल भाग तीन तरफ से बच्चा, तीन तरफ से घिरा होना चाहिए बच्चा जल से। किससे घिरा होना चाहिए? जल से, और एक तरफ से स्थल से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये मिलता भैया अरब सागर, बोलो पानी है कि नहीं है? बंगाली खाड़ी पानी है कि नहीं है? यहाँ मिलता है बच्चा हमको हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर। क्या मिलता है बच्चा? हिंद महासागर। जब यहाँ में हिंद महासागर मिलता है तो मैंने बताया ये भारत का ये वाला जो हिस्सा है बच्चा, भारत के वाला हिस्सा स्थल भाग तीन तरफ से जल से घिरा है। तीन तरफ से बच्चा किससे घिरा? जल से। इसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, इसका हम अध्ययन बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत से। अब ये समुद्र के आसपास वाला जो क्षेत्र बच्चा, ये समुद्र के आसपास वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जितना भी क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग बिल्कुल गौर से देखते रहिए, ये जितना भी आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा तटीय भारत। क्या बोलते हैं? तटीय भारत। तुमसे कभी पूछा जाए तटीय भारत क्या है तो आप लोग बताइएगा ये वाला हिस्सा क्या है भाई? तटीय भारत। क्लियर है कि नहीं है? तो आप लोगों को प्रायद्वीप की डेफिनेशन पता चली, स्थल भाग जमीन का वह हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाया भाई? तटीय भाग कहलाया। दूसरी हम लोग बात करते हैं, ठीक है? दूसरी हम लोग बात करें यहां पर तो देखिए आप लोग, ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है। तो यहां पर आप लोग देखते हो इसी हिंद महासागर में इस प्रकार से श्रीलंका मिलती है। क्लियर है कि नहीं है? क्या मिलती है भाई? श्रीलंका। क्या मिलती है आपको? श्रीलंका। तो यार श्रीलंका आपकी चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, तो कह सकते हैं श्रीलंका एक प्रकार का द्वीप है। क्लियर है नहीं है? अब द्वीप की डेफिनेशन कैसे निकालते हैं? तो वह स्थल भाग, सुनिए ध्यान से बच्चा, ये मैंने बना दिया आपको, वह स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा उसे हम लोग बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। वह स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीप। वह स्थल भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा उसे क्या बोलते हैं? द्वीप। देखिए श्रीलंका घिरा है, इसलिए श्रीलंका को हम लोग हिंद महासागर का, हिंद महासागर का मोती कहते हैं। हिंद महासागर का मोती कहते हैं। तुमसे पूछे हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं तो आप लोग बताना हिंद महासागर का मोती बोलते हैं श्रीलंका। और श्रीलंका क्या है? द्वीप है। तो द्वीप की डेफिनेशन हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने आपको बताया कि द्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीप की डेफिनेशन पता चली कि जल, या कह सकते हैं वह भाग। क्लियर है कि नहीं है? वह भाग बच्चा जो चारों तरफ जल से घिरा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप। तो यहाँ आप लोग देखते हो, यहाँ पर देखो एक श्रृंखला बनी होती है द्वीपों की, ये द्वीपों की श्रृंखला बनी होती है, अंडमान निकोबार में है, तो इसका भी हमें अध्ययन करना पड़ता है। ठीक, अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार लिखा है मैंने, ये द्वीप होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ आपको द्वीप मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको द्वीप मिलेंगे, ये आपको मिलेगा लक्षद्वीप। क्या मिलेगा? लक्षद्वीप। यहाँ ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा दमन द्वीप। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर तो एक देश है जिसका नाम मालदीव। इस प्रकार से देश मिलेंगे जो आपके एक प्रकार के बच्चा कैसे देश होंगे तो आप लोग बताना द्वीपीय देश होंगे। कैसे देश होंगे? द्वीपीय देश। तो ये हम लोगों ने बात की। तो आप लोगों को जो मैं जैसे कि मैंने बताया था, और जब इसके बाद पर्वतों के बाद ये वाला जो हिस्सा होगा बच्चा, भारत में बच्चा ये वाला जो हिस्सा होगा, इस हिस्से की बात करें, नीचे वाला, इससे हम लोग नाम देंगे मैदान। क्या नाम देंगे? मैदान। और मैदान का ही भाग होता है बच्चा मरुस्थल। क्या होता है? मरुस्थल। तो क्या ये बात पता चली आप लोगों को? तो अगर भारत की भूगोल पढ़ने के लिए हमें 6 चीज़ें जाननी थी। पहली चीज़ है उत्तर पर्वत क्षेत्र, बताया मैंने उत्तर पर्वत क्षेत्र के बारे में। इसके बाद मरुस्थल, तो मैंने कहा वह हिस्सा जहाँ 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, या किस नाम से जानते हैं, तो हमने कहा मरुस्थल। मैदान, तो मैंने कहा जहाँ से नदियाँ होकर गुजरेंगी वहाँ निर्माण किसका हो जाएगा? मैदान से। फिर हम लोगों ने बात की प्रायद्वीपीय भारत, तो मैंने कहा वह हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे? प्रायद्वीपीय भारत। ये बात हम लोगों ने क्लियर कर ली। हमने कहा तटीय प्रदेश क्या, तो मैंने कहा समुद्र के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? तटीय प्रदेश। हमने कहा द्वीपीय भाग की, तो हमने कहा जो स्थान चारों तरफ जल से घिरा, तो हम लोग यहाँ श्रीलंका
अमेरिका की बात कर ली, ये बात कर ली। इस प्रकार से हम लोगों ने परिचय किया और ये आपके सामने परिचय लिखा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको इसको बाद में से आप आराम से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर देखते हैं हम लोग आगे। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई, ठीक। तो अब एक छोटा सा वर्णन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर जिन लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई, चित्र को देखिएगा जरा ध्यान से। थोड़ा बड़ा हो गया। देखिए बच्चा, ये वाला जो आपको क्षेत्र मिलेगा, इस वाले क्षेत्र को आप लोग पूरा हिमालय का नाम देंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो ये यहाँ तक होगा। अब हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति के हिसाब से। तो देखिए मैंने आपको बताया जो हिमालय की उत्पत्ति होती है आपकी, हिमालय की उत्पत्ति बेटा ये होती है आपकी टेथिस सागर से। किससे होती है? टेथिस सागर। अब टेथिस सागर से कैसे होती है तो आप लोग बताइएगा। किस प्रकार से हम लोग देखें तो यहाँ पर टेथिस सागर स्थित है, ठीक है। ये क्षेत्र किसका भाई? टेथिस सागर का। ठीक, इस तरफ यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग बताइएगा यूरेशियन प्लेट है। यूरेशिया बताया था ना मैंने आपको, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट यहाँ आ रही है और दूसरा देखा जाए तो ये समझिएगा ये भारतीय प्लेट है। इस तरफ भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, और ये भारतीय प्लेट इस प्रकार से नीचे को धंस रही है बच्चा, और ये सामने से इस प्रकार से आ रही है। तो यहाँ पर भारतीय प्लेट के नीचे धंसने से कई प्रकार के यहाँ पर बच्चा लावा निकले। ये दूसरी बात करेंगे तो बच्चा यहाँ पर निकलता मैग्मा। क्या निकलता? मैग्मा। और ये वाला जो हिस्सा, ये अवसाद यहाँ पर जमा था। क्या जमा था? आप लोग बताएंगे सर, अवसाद जमा था। और ये वाला हिस्सा एक प्रकार से ऊपर हो जाता है, एक प्रकार से ऊपर हिस्सा हो जाता है, और यहीं पर निर्माण होता है हिमालय का। किसका निर्माण हो जाता है? तो आप लोग बता देंगे हिमालय का निर्माण हो जाता है। ये वाला हिस्सा कहलाता है हमारा ट्रांस हिमालय। क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय। क्लियर है कि नहीं है? ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है तो आप लोग बताएंगे। ये वाला हिस्सा यहाँ से ये कहलाएगा महान हिमालय, ये मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय, ये बाह्य हिमालय यानी शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से टेथिस सागर से, ये बीच वाला हिस्सा क्या है आप लोग बताएंगे? टेथिस सागर। टेथिस सागर क्या बच्चा? टेथिस सागर। तो आप लोग बताइए टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति होती है। अब देखिए मैंने एक बार बच्चों से प्रश्न पूछा, 50 रुपये का प्रश्न था, जो आंसर देता उसे 50 रुपये मिलते। ये प्रश्न पूछा था हमने, तो बच्चों ने कहा कि टेथिस सागर। तो मैंने प्रश्न क्या था, प्रश्न जरा आप लोग नोट कर लेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर गूगल में गलत दिया गया है। प्रश्न ये बनता है हिमालय का, प्रश्न ये बनता है बच्चा हिमालय का गर्भगृह, हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं? हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं? ये प्रश्न था, जरा सुनिए ध्यान से। हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं? हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं? आपको उत्तर मिला होगा, आप लोग जब गूगल करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा बच्चा अरब सागर, जो कि इसका बिल्कुल गलत आंसर है। उसके लिए उत्तर आपको याद रखना टेथिस सागर। क्या नाम भाई? टेथिस सागर। क्लियर है कि नहीं? क्या रखेंगे? टेथिस सागर। क्लियर करेंगे क्या है? टेथिस सागर। तो टेथिस सागर को हिमालय का गर्भ कहते हैं। तो हिमालय का गर्भ किसे कहा जाता है? टेथिस सागर। क्योंकि गर्भ शब्द का जो अर्थ होता है जहाँ से कोई जन्म लेता है, तो टेथिस सागर से जन्म लिया हिमालय में। क्लियर? गर्भ शब्द का अर्थ क्या है? जहाँ से कोई क्या लेता है? जन्म लेता है। तो यार टेथिस से जन्म किसने लिया? हिमालय ने। मुझे बताओ टेथिस सागर से जन्म लिया ना हिमालय ने, अरब सागर से थोड़ी लिया। तो उत्तर अरब सागर कैसे हो सकता है? होते हैं कई प्रकार के मूर्ख, गूगल में भी इस प्रकार का आंसर डाल देते हैं। तो हिमालय का गर्भ किसे कहते हैं? बिल्कुल याद रख लेंगे आप लोग, किसे कहते हैं? टेथिस सागर कहते हैं। ये प्रश्न भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति हो गई बच्चा, हिमालय की उत्पत्ति हो गई। और आप लोग याद रखिएगा हिमालय, हिमालय नवीन पर्वत है। नवीन पर्वत है, मैंने नवीन पर्वत की ट्रिक आपको भी बताई थी, जिसमें ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं, वो सभी प्रकार का नवीन पर्वत है। देखिए ये हिमालय, हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है।
अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है हिमालय का निर्माण। इसलिए देखिए इस प्रकार से बल है, तो बताइए हिमालय एक बलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है आप लोग बताइए, हिमालय कैसा है? बलित पर्वत है। लेकिन प्रश्न कभी इस प्रकार से पूछा जाए, एक बार पीसीएस में प्रश्न आया बच्चा, पता निम्न में से नवीन है, निम्न में से सबसे नवीन, निम्न में से सबसे नवीन है, ठीक है, निम्न में से सबसे नवीन है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि निम्नलिखित में से, निम्न उसने विकल्प दिए थे, महान हिमालय, महान हिमालय, क्लियर है कि नहीं है? महान हिमालय। दूसरा उसने दिया था लघु हिमालय, तीसरा दिया था उसने शिवालिक हिमालय, फिर उसने विकल्प दिया था ट्रांस हिमालय। अब सुनिए ध्यान से, प्रश्न क्या पूछा गया था पीसीएस वालों ने? पीसीएस वालों ने इस बात को कहा कि निम्नलिखित में से सबसे नवीन है। तो हम तो यही जानते हैं कि भैया हिमालय ही सबसे नवीन पर्वत है, लेकिन भैया क्या कर रहा है वो? निम्नलिखित में सबसे नवीन है। अब यहाँ से मैं 5-6 प्रकार के प्रश्न आपको बताऊंगा जो परीक्षा में हो सकता है वो पूछ ले, क्लियर है कि नहीं? 5-6 प्रकार के प्रश्न बताऊंगा, केवल अर्थ बदलते जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से नवीन है, केवल शब्द यहाँ से बदलेगा। निम्नलिखित में से सबसे नवीन है, तो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, तो सबसे नवीन इसमें है, तो आप लोग उसके लिए उत्तर लगाएंगे कौन सा सबसे नवीन है? शिवालिक हिमालय। सबसे नवीन कौन है बच्चा? शिवालिक हिमालय। या तुमसे पूछा है निम्नलिखित में से किसका अभी भी निर्माण हो रहा है, तो उत्तर क्या लगाएंगे आप लोग? शिवालिक हिमालय। प्रश्न इस प्रकार से पूछा है निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? हिमालय में सबसे छोटा है तो कौन है भैया आपका? शिवालिक हिमालय। क्या भैया? शिवालिक हिमालय। क्लियर है कि नहीं है? छोटा ही बात होगी। तुमसे पूछा जाए निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे सबसे बड़ा हिमालय कौन सा बच्चा? महान हिमालय। कौन सा बच्चा? महान हिमालय। सबसे बड़ा हिमालय कौन सा? महान हिमालय। क्लियर है कि नहीं है? सबसे बड़ा हिमालय कौन सा? महान हिमालय। हिमालय की सभी उच्चतम चोटियां, हिमालय की सभी उच्चतम चोटियां किस हिमालय में है? हिमालय की सभी उच्चतम चोटी, क्लियर है कि नहीं? हम लोग बात करते हैं हिमालय की सभी उच्चतम चोटी कहाँ पर है, तो आप लोग उत्तर बताएंगे हिमालय की सभी जो उच्चतम चोटी वो किस पर है भैया? महान हिमालय पर है। क्लियर है? कहाँ पर है? महान हिमालय में। किस हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं, तो उत्तर बताएं लघु हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं। लघु हिमालय की बात करते हैं, जबकि याद रखना लघु हिमालय से कहा जाता है, लेकिन छोटा ये है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे बताएं, इसे बोलते हैं मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं इसे बच्चा? मध्य हिमालय। शिवालिक हिमालय का निर्माण अभी भी जारी है, ये सबसे नवीनतम हिमालय है। ये भी आप लोग प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं। जरा देखिए ध्यान से, कुछ और बातें बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान से। कुछ बातें क्या हैं, अब अंतिम बातें हम लोग कर रहे हैं। कल से पुनः हम लोग इसको हिमालय को एक बार और देखेंगे और सही से और प्रश्न देखेंगे, फिर बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग क्या बताने जा, आप लोग हेडिंग बनाएंगे बच्चा ट्रांस हिमालय, इसके बारे में बता दें हम आपको। ट्रांस हिमालय, देखिए ट्रांस हिमालय याद रखना, ट्रांस हिमालय को आप लोग हिमालय का हिस्सा नहीं मानेंगे। हिमालय के 3 ही हिस्से हैं, 3 ही हिस्से मानेंगे आप लोग, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेकिन ट्रांस हिमालय क्या है जरा देखिए ध्यान से। ट्रांस हिमालय क्या जरा देखिए। आप लोग यहां पर देखेंगे बच्चा, तो ये ऊपर वाला जो क्षेत्र मैं आपको बता रहा था, इसे हम लोग नाम देते हैं पामीर का पठार। क्या बोलते हैं? पामीर का पठार। क्लियर है कि नहीं है? पामीर के पठार से इस प्रकार से श्रृंखला है, इसे हम लोग नाम देते हैं बच्चा हिंदू कुश। क्या नाम देते हैं? हिंदू कुश। ठीक है, यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे, ये इस प्रकार से संरचना मिलेगी। यहाँ होंगी कुनकुल की पहाड़ियाँ, कुनकुल पर्वत श्रेणियाँ, कुलकुल की पहाड़ियाँ। तो यहाँ से ये वाला जो हिस्सा आपको मिलेगा बच्चा, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम लोग नाम देते हैं बच्चा ट्रांस हिमालय। क्या नाम देते हैं? ट्रांस हिमालय।
क्लियर है कि नहीं है? ट्रांस हिमालय, क्लियर है कि नहीं? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की अगर हम लोग बात करें उत्पत्ति की, तो आप लोग बताएंगे ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई बच्चे टेथिस सागर से, जो मैंने आपको बताया था अभी। क्लियर है कि नहीं है? ट्रांस हिमालय में दूसरी हम लोग बात करें, ट्रांस हिमालय को हम लोग बोलते हैं शीत मरुस्थल। क्लियर है कि नहीं? शीत मरुस्थल। तुमसे पूछा किस हिमालय को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, किससे भी जानते हैं हम लोग? ट्रांस हिमालय को हम लोग शीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, ये आप लोग बात याद रखिएगा। देखिए ट्रांस हिमालय की हम लोग बात करें, ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी, क्लियर है कि नहीं है? ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी। तो आपसे पूछा जाएगा ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां होती हैं। पहले तो हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर मैप के द्वारा मैं बताऊंगा कि कौन से ट्रांस हिमालय कौन सी पर्वत श्रेणी किस स्थान पर है। देखिए ध्यान से, ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी पर देखा जाए तो एक प्रश्न आप लोगों को बता दूं कि ट्रिक याद रखेंगे आप लोग, काजल कैलाश में, क्लियर है कि नहीं? काजल कैलाश में, क्लियर है कि नहीं? काजल कैलाश में। तो का से आप लोग याद रखेंगे काराकोरम, क्लियर है कि नहीं है? जा से याद रखेंगे बच्चा आप लोग जास्कर, ठीक है। ला से आप लोग याद रखेंगे बच्चा लद्दाख, का से आप लोग याद रखेंगे बच्चा क्या? कैलाश, ठीक है। तो 4 पर्वत श्रेणियां, तो ट्रांस हिमालय की कितनी पर्वत श्रेणियां, तो आप लोग बताएंगे 4, इसकी कितनी है? 4 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें काराकोरम सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग अगर मैप में इसके संदर्भ में बात करें, जरा देखिए ध्यान से कैसे प्रश्न बनते हैं। ये इस प्रकार से भारत है हमारा, ये इस प्रकार से भारत होगा भैया, क्लियर है कि नहीं है? तो देखिए बच्चा यहां से यहां तक एक हमें पर्वत श्रेणी मिलेगी, ये जो श्रेणी मिलती है इसे हम लोग नाम देते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। आकाश से देखने पर यह हमारे हिमालय में सबसे काली दिखाई देती है। नाम है कृष्णगिरी, क्या नाम है? कृष्णगिरी, क्या नाम है बच्चा? आप लोग बताएंगे क्या नाम है? कृष्णगिरी, कृष्णगिरी, क्या नाम है? कृष्णगिरी, क्लियर है कि नहीं है? तो तुमसे कभी पूछ लिया जाए कि किस पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय की किस पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताएं काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। यह सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अब ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है तो विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी नहीं है, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली। अब यहाँ पर मैं दूसरी बात और आपको और बता दूं, हो सकता है हम लोगों के पास टाइम कम है, तो काराकोरम भैया सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ट्रांस हिमालय किसे कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर बच्चा यहाँ वाले क्षेत्र में, इसी पर बच्चा, इसी पर याद रखना, यहीं पर स्थित है केटू, केटू पर्वत चोटी, केटू पर्वत चोटी। और केटू पर्वत चोटी को हम लोग नाम देते हैं बच्चा गॉड ऑस्टिन, क्या नाम देते हैं बच्चा? गॉड ऑस्टिन। तो केटू पर्वत चोटी, तो यहाँ पे 3 प्रश्न बता दे रहा हूं मैं, 3 प्रश्न जो आपको जीवन भर कंफ्यूजन करेंगे। देखिए केटू पर्वत चोटी जो ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी पे है, 3 प्रश्न ये ध्यान से। तुमसे पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी बच्चा कंचनजंगा, क्या मिलेगी? कंचनजंगा। अगर तुमसे पूछा जाए, अगर तुमसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर तुमसे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आप लोग उत्तर बताइए केटू। अभी समझा रहा हूं, अगर तुमसे पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आप लोग उससे बताएंगे भैया माउंट एवरेस्ट, क्या बताएंगे? माउंट एवरेस्ट। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को बच्चा, केटू जो पर्वत चोटी यहाँ पर जो स्थित है, ये चोटी यहाँ पर, ये चोटी जो स्थित है, ये वाला जो हिस्सा है बच्चा, ये वाला हिस्सा है बच्चा पीओके का। किसका हिस्सा बच्चा? पीओके। बोला जाए तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, किसका हिस्सा भैया? पीओके का। बोला जाए तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ये वाला जो हिस्सा है जहां वर्तमान में केटू आती है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह हिस्सा भारत के
अंडर में नहीं आता। अब ये सब भारत के अंडर में नहीं आता, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन भारत में नहीं है, इसलिए K2 भारत 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो K2 जिसे हम लोग गॉड ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी यहाँ पर जो स्थित है, यहाँ पर स्थित है। अभी काराकोरम पर्वत श्रेणी ये देखिए पामीर का पठार, और यहाँ मिलती है किससे, तिब्बत के पठार से। किससे मिल रही है यहाँ पर, तिब्बत के पठार से। किससे मिल रही है, तिब्बत के पठार से। तो ये बात आप लोग बिल्कुल सही तरीके से याद रखिएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। K2 भारत की है, जबकि हिमालय में जो कंचनजंगा है वो भारत के अंतर्गत आती है, इसलिए वो भारत में सबसे ऊंची चोटी है। कौन, कंचनजंगा। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्लियर है कि नहीं है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की तो K2 लेकिन वो भारत के हिस्से में नहीं आती। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी वो माउंट एवरेस्ट 88-48 मीटर। लेकिन याद रखना इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये नेपाल पर स्थित है, इसलिए भारत के इससे कोई संबंध नहीं है। क्लियर है कि नहीं, ये बात मैंने आपको बताई। समझिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो एक ऐसा नॉलेज मिलेगा, आप लोग याद रखेंगे जीवन में। चैलेंज है कि यूट्यूब में कभी भी किसी से कहीं भी तुलना कर सकते हो, चाहे वो पेड क्लासेस हो चाहे किसी भी क्लास हो। उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर किसी ने एक वीडियो में इतना बताया होगा। दूसरी बात सुनिए, ये पीओके है, ये पीओके है। अब मैं आपको दूसरी बात और यहाँ पे बता दूं बच्चा, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ऊपर, इसे बोलते हैं बच्चा अक्साई चीन। क्या बोलते हैं बच्चा, अक्साई चीन। क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। इससे क्या बोलेंगे बच्चा, अक्साई चीन बोलेंगे इसे हम लोग। जबकि हम लोग दूसरी ये वाली बात करें पीओके, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे वर्तमान में भारत और चीन के बीच, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। जब विवाद चल रहा है तो आप लोग न्यूज़ कभी देखिए तो न्यूज़ में आपको देखने को मिलता होगा कि ये विवाद गलवान घाटी को लेकर चल रहा है। तो जानकारी के लिए बता दूं, जो आपको गलवान घाटी के बारे में आप लोग बात करते हो वो यहाँ पर स्थित है बच्चा। तो आप लोग देख लीजिएगा, आज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ गलवान घाटी, ठीक, ये गलवान घाटी यहाँ पर स्थित है। क्लियर है कि नहीं, ये प्रश्न, ये अक्साई चीन है। ये कौन सा चीन है, अक्साई चीन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये पीओके है, यहीं पर स्थित है बच्चा, यहीं पर स्थित है बच्चा LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर है कि नहीं, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, ये रेखा जो भारत और चीन के बीच है। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो बच्चा यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर स्थित है बच्चा LOC यहाँ पर स्थित है। इसका मतलब मैंने आपको लाइन ऑफ कंट्रोल, क्लियर है कि नहीं, ये दो रेखाओं की हम लोगों ने बात करी। काराकोरम पर्वत श्रेणी से एक बात और मैं बता दूं, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसमें बच्चा 2 दर्रे मिलते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी में क्या मिलते हैं, दर्रे मिलते हैं। क्लियर है कि नहीं है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में दर्रे मिलते हैं। कितने दर्रे मिलते हैं आप लोग बताना, 2 दर्रे मिलते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी में। एक दर्रा मिलेगा आपको बच्चा अघील दर्रा, अघील दर्रा, क्या मिलेगा आपको, अघील दर्रा। जबकि जो दूसरा आपको दर्रा मिलेगा उसका नाम होगा, जो दूसरा आपको दर्रा मिलेगा, जो दूसरा आपको दर्रा मिलेगा, इस दर्रे का नाम होगा काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। क्लियर है कि नहीं है, काराकोरम दर्रा, ये आपको मिला अघील दर्रा, जबकि दूसरा आपको मिला काराकोरम दर्रा। अब दोनों दर्रों को बच्चा अगर मैप में देख लिया जाए तो बातें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग बताएं, काराकोरम और ये अघील दर्रा और काराकोरम दर्रा, दोनों के दोनों दर्रे की अगर स्थिति देखा जाए तो उत्तर बताइए कि दोनों के दोनों दर्रे कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर पर स्थित है। अब देखिए दर्रों की हम लोग बात करें तो दर्रा यानी अंग्रेजी भाषा में पास कहा जाता, समझ लेंगे जो पहली बार जुड़े हम लोगों से, अर्थ जान लेंगे आज दर्रा क्या होता है। दर्रा जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में पास कहते हैं। तो बच्चा मैं आपको बता दूं, जब पहाड़ या पर्वत, पहाड़ या पर्वत के बीच से जब भी कोई रास्ता निकाला जाता है उसे हम लोग बोलते हैं दर्रा। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम, यदि किसी के द्वारा ये दर्रा बनवाया जाए, जैसे हम लोग बात करते हैं, आप लोगों नाम सुना नाथुला दर्रा, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने इसका निर्माण कराया था। जबकि दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक होता है बच्चा प्राकृतिक दर्रा, जिस दर्रे का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया हो, जैसे हम लोग बात करते हैं खैबर दर्रा, ये प्राकृतिक दर्रा है। तो उसी प्रकार से हम लोग बात की, यहाँ पर पहाड़ की बात की हम लोगों ने, तो पहाड़ पर्वत के बीच से जो रास्ता होता है उसे हम लोग बोलते हैं दर्रा। तो ये पर्वत श्रेणी है बच्चा, ये पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है। ये कौन सा दर्रा तो आप लोग बताएंगे, काराकोरम दर्रा।
ठीक, अब मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है, सीधे बताइएगा काराकोरम दर्रा। ये कौन है आपका बच्चा, चीन। ये कौन है, चीन। यहाँ पर कौन है, भारत। तो भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है कौन सा दर्रा, उत्तर आप लोग बताएंगे काराकोरम दर्रा। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात सुनिए, हम लोग बात करते हैं आगिल दर्रा की। तो आगिल दर्रा इस प्रकार से मिलेगा आपको, ये इस प्रकार से मिलेगा। ये यहाँ मिलेगा बच्चा आपको चीन, क्या मिलेगा, चीन। और ये आपको एक मिलेगा क्या, पीओके। क्लियर है कि नहीं है, पीओके। अब ये आगिल दर्रा आप लोग बात करें, जम्मू कश्मीर आपको टिक ना लगाना हो तो आप लोग इसके लिए पीओके लगा सकते हैं, जबकि इसके लिए आप लोग पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर लगाइएगा। ठीक, तो तुमसे पूछा जाए आगिल दर्रा किसको जोड़ता है, आगिल दर्रा किसको जोड़ने का काम करता है, तो आगिल दर्रा किसको जोड़ने का काम करता है, तो आप लोग बताएंगे आगिल दर्रा पीओके और चीन को जोड़ता है। ये बात याद रखना, और यहाँ पर ये स्थित है। ये बात मैंने बता दी काराकोरम पर्वत श्रेणी से लेकर। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, इतने प्रश्न क्लियर हुए। वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, तभी सभी प्रकार की बातें क्लियर होंगी। और लगभग कोई भी प्रैक्टिस सेट देखिएगा, एक प्रश्न तो मिलेगा ही आपको, अगर यहाँ से उसने अच्छा प्रश्न बनाया होगा। दूसरी बात देखिए, हम लोग दूसरी एक बात और आपको बता दें, एक इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ मैं आपको, इस बात को जरा मेरी तरफ से याद रखिएगा। अंतिम बात बता रहा हूँ मैं, इस अंतिम बात को सुन लीजिएगा बच्चा। यहाँ पे K2 के पास यहाँ पर स्थित है बच्चा, ये जो यहां पर स्थित है बच्चा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर है कि नहीं है, 72 किलोमीटर, ये इतना लंबा 72 किलोमीटर। सियाचिन ग्लेशियर याद रखना विश्व का सबसे ठंडा ग्लेशियर है। क्लियर है कि नहीं, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ठंडा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर में मैं आपको बता दूं 1984 में पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था। पाकिस्तान यहाँ से पीओके से अंदर आ गया था, इस ग्लेशियर पे अधिकार कर लिया था, सियाचिन ग्लेशियर पर। तब जाकर इस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी, इस समय प्रधानमंत्री उनका नाम था इंदिरा गांधी। ठीक, भारत की प्रधानमंत्री कौन मिलेंगे इस समय आपको, इंदिरा गांधी। इनके द्वारा यहाँ पर मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया। तो प्रश्न ऐसा बनता परीक्षा में कि मेघदूत ऑपरेशन कब चलाया गया, तो आप लोग उत्तर बताएंगे 1984 में चलाया गया। मेघदूत ऑपरेशन कब, 1984। मेघदूत ऑपरेशन किसके द्वारा, तो आप लोग बताएंगे इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया। पूछा मेघदूत ऑपरेशन किसके खिलाफ चलाया गया, तो आप बताना पाकिस्तान के। कारण पूछे तो बताना कि सियाचिन ग्लेशियर पर आक्रमण किया था या अधिकार जमा लिया था उसे छुटाने के लिए। सियाचिन ग्लेशियर याद रखना काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और याद रखना यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तुमसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे दुनिया का जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर है। तो बच्चा हम लोगों ने आज इतनी बात की ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। आज मैंने आपको केवल ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी को बताया है। इसके अलावा कई पर्वत श्रेणियां भी हम लोगों को इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे। यहाँ मिलेगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, सबके दर्रे पढ़ेंगे, सबकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जितनी बातें उनको देखेंगे, परीक्षा के हिसाब से कौन कौन सी बातें उनको भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो बड़ा हो गया काफ़ी, आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। आगे भी हम लोग इसके बाद ट्रांस हिमालय पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास पर। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। धन्यवाद। और याद रखना, अगर सत्य में आपको लोगों ने पहली बार ऐसा पढ़ा है तो याद रखना चैनल में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए। आप अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, फेसबुक में शेयर करिए, इंस्टाग्राम में शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल क्लियर है। धन्यवाद।